Good morning, students. I am Sunny Dev, and today I am going to discuss when, where, and how class 7 part 2. And in the last video, we have discussed about the map and medieval India. In this video, I am going to discuss changing name of the subcontinent. Changing name of the सबकंटिनेंट, दैट मीन्स इंडिया। इंडिया क्या है? एक सब कंटिनेंट है और उसी का नेम कैसे कैसे चेंज हुआ इसके बारे में डिस्कस करता है। कहता है कि 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान एक जिसमें कि इंडिया जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा गया है। क्या है? जो इंडिया का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, इंडिया का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो कई सारे लैंग्वेजेस में है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लैंग्वेज। जैसे ओल्ड जो पर्शियन लैंग्वेज था वो प्रेजेंट पर्शियन लैंग्वेज से डिफरेंट था, कुछ वर्ड्स थे उसका मतलब क्या था, उसका मतलब डिफरेंट था। जैसे बात करते हैं कि जो मिडावल पर्शियन था उसकी बात करते हैं, या तो फिर जो मॉडर्न पर्शियन हुआ तो वो क्या था, दोनों अलग अलग था। जैसे कुछ मीनिंग्स थे। इंडिया की बात करते हैं तो कभी यूज किया गया हिंदुस्तान, कभी यूज किया गया हिंद, तो वो अलग अलग है। जैसे सबसे पहले 13th सेंचुरी में वर्ड यूज किया गया सब कंटिनेंट के लिए, ऑलरेडी डिस्कस किया अभी कि अलग अलग टाइम पीरियड पे जो अलग अलग लैंग्वेज आया, कभी फारसी आया तो कभी हिंदी आया तो कभी अरब आया। तो उस तरह से जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जैसे ब्रिटिश भी आया तो ब्रिटिश का इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, फारसी लोग आए थे तो पर्शियन रहेगा, अरब से लोग आए थे तो अरबियन रहेगा। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोग यहाँ पे आए थे, इसके कारण जो लैंग्वेज भी है रिकॉर्ड्स का वो क्या है, अलग अलग है। तो उसमें से 13th सेंचुरी में एक टर्म यूज किया गया इंडियन सब कंटिनेंट के लिए, वो था हिंदुस्तान। क्या था? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब किसके लिए किया गया? तो इंडिया के लिए। कौन किया था? मिनहाज ए सिराज। कौन था? मिनहाज ए सिराज। फिर से लिख देते नाम, MINHAZ, मिनहाज ए सिराज। तो मिनहाज ए सिराज था, इन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्होंने पॉइंट किया 13th सेंचुरी में टर्म यूज किया हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान किसके लिए यूज किया गया था? तो पंजाब, हरियाणा और गंगा का जो प्लेन था उसके लिए। जो पंजाब, हरियाणा और जो क्या था कि लैंड, जो गंगा के आसपास वाले पूरा इलाका था, जो लैंड था, उसको क्या यूज किया गया है? उसको यूज किया गया है हिंदुस्तान। मेनली जो 13th सेंचुरी की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत, आगे बहुत बढ़िया पढ़ेंगे डिटेल में, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के जो पॉलिटिकल सेंस है उसको डिस्क्राइब किया गया है किसमें? हिंदुस्तान में। और ये मेन रीजन कहाँ का था? तो मेन रीजन था पंजाब। मिनहाज ए सिराज, नाम याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि कुछ नेम से जो कि क्या है उल्टा पुल्टा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए क्या है, पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच का मैदान का यूज किया गया किसके द्वारा? मिनहाज ए सिराज के द्वारा। मिनहाज ए सिराज। तो इस दिल्ली सल्तनत का जो पॉलिटिकल सेंस में इसको डिस्क्राइब किया गया है। फिर सिमिलरली जैसे कि हिंदुस्तान को फिर हिंदुस्तान ही यूज किया गया है 16th सेंचुरी में। कब क्या किया है? 16th सेंचुरी में। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। हिंदुस्तान, ये भी टर्म यूज किया था हिंदुस्तान, ये भी टर्म यूज किया था हिंदुस्तान। किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा। जब 1526 में इंडिया में बाबर अटैक किया था इब्राहिम लोदी पे और बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं इसके सोर्स के बारे में कि बाबर हिंदुस्तान टर्म यूज किया है। जब हिंदुस्तान आया था तो बाबर क्या किया कि यहाँ के जो फौना मतलब क्या हो गया? वेजिटेशन, जो यहाँ का फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, इंडिया के ज्योग्राफी, इंडिया के कल्चर, यहाँ पर जो भी हिंदू रूलर रह रहे थे उसके कैसे कल्चर था, उनका सिविलाइजेशन क्या था, किस तरह से वो अपने राज संभाल रहे थे, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है।
हिंदुस्तान में। उसका इसका बुक था बाबरनामा, उसे भी इन्होंने ये सब डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अगला नाम आता है वो 14th सेंचुरी में फिर अलग है। 14th सेंचुरी में यूज किया गया हिंद। हिंद देश का प्यारा झंडा बोलते हैं, हिंद देश है। तो ये जो हिंद है, तो ये हिंद यूज किया गया किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा यूज किया गया हिंद? तो 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो के द्वारा एक अरब ट्रेवलर्स थे, इसके द्वारा यूज किया गया हिंद। उसके बाद नाम आता है इसका जो हिंद का कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था। ये सब तो क्लियर है। जैसे अलग अलग वर्ड, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में एक वर्ड आता है परदेसी। परदेसी बाबू बहुत सुने हैं, परदेसी बाबू जो प्रदेश से आया हो। ये जो परदेसी हिंदी में क्या बोलते हैं? परदेसी। अक्सर सुनते हैं कि परदेसी बाबू बन गया, मतलब कि परदेसी बाबू बन गया मतलब क्या? परदेसी बाबू है क्या मतलब कहने का हुआ? कोई नया आदमी आता है उसको क्या बोलते हैं? कि परदेसी आया है। तो ये हिंदी वर्ड है। परदेसी क्या है? परदेसी जो है वो हिंदी वर्ड है। लेकिन इसी को बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं? अजनबी बोलते हैं। तो ये अजनबी क्या आती है? फारसी वर्ड है अजनबी। अजनबी तो ये समझ में आ गया कि परदेसी क्या है, अजनबी क्या है। अजनबी, अजनबी का मतलब क्या हुआ? जिसको मैं नहीं जानता। जिसको मैं नहीं जानता वो मेरे लिए क्या है? अजनबी है। मैं नहीं जानता मतलब कहाँ से आया है? बाहर से आया है, उसको नहीं जानता, वो अजनबी है। तो परदेसी और अजनबी दोनों एक ही वर्ड है, बस ये अजनबी पर्शियन वर्ड है, हिंदी में परदेसी है। तो ये परदेसी और अजनबी ये दोनों दो वर्ड्स है, लेकिन सेंस दोनों क्या है? एक है, सेम है। तो ये सब क्या था कि ये सब जो हमारा चेंज, बहुत सारे अक्षर की ये सब जो इंडियन सब कंटिनेंट में था हुआ क्या हुआ? उसका नाम चेंज होते गया। अब आगे पढ़ेंगे टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। आगे क्या पढ़ेंगे? टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। अब चूंकि हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा है तो हिस्ट्री को हम आसानी से एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। और लास्ट क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे टाइम फ्रेम के बारे में कि इतने वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का और इतने एक साथ पढ़ना क्या है? मुश्किल है। इस कारण से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मेन रूप से 3 पार्ट में। लेकिन एक लिखा था एक ब्रिटिश जो हिस्टोरियन था जिसका नाम था जेम्स मिल। द टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। अब एक नाम आता है कि जेम्स मिल। ये कौन थे भैया? जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। जेम्स मिल क्या थे? एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने एक बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब कौन सा इंडिया था? ब्रिटिश थे तो अपने बारे में लिखेंगे, हम लोग बात तो लिखेंगे नहीं। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में। तो एक बुक लिखे थे जेम्स मिल। एक कौन थे? तो ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो एक्सपर्ट होते हैं हिस्ट्री में उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। और ये जेम्स मिल क्या थे? तो जेम्स मिल एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने एक बुक लिखा था, एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1870 में। इसके अनुसार से इंडिया को 3 पार्ट में बांटा गया है कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन ऑफ रूलर। जो रूलर थे उनके रिलीजन का थे, उस रिलीजन के आधार पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहले जो सब राजा हुआ करते थे, क्योंकि पहले क्या था कि मुस्लिम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। तो इस्लाम एग्जिस्ट कब हुआ? 5th सेंचुरी के 6th सेंचुरी में इस्लाम एग्जिस्ट हुआ। उससे पहले क्या था? हिंदू था। लेकिन इंडिया में इस्लाम कब आया? तो इंडिया में जनरली इस्लाम जो है वो 8th सेंचुरी से आना शुरू हुआ। 8th सेंचुरी में अटैक करना शुरू किया। और फिर बीच में जो भी रूलर बने 10th सेंचुरी के बाद जो इंडिया में रूलर हुए वो कम्प्लीटली क्या थे? कम्प्लीटली इस्लाम के थे, मुस्लिम थे। तो उसी के आधार पे फिर मुस्लिम खत्म हुआ तो इंडिया में आ गया कौन? ब्रिटिश।
ये जो जेम्स मिल था इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इसको 3 पार्ट में बांटा। नंबर 1 में बोलते हैं हम लोग हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू। फिर बोलते हैं मुस्लिम, मुस्लिम टाइम पीरियड था। अब के बाद था ब्रिटिश टाइम पीरियड। पहला था हिंदू टाइम पीरियड, था मुस्लिम टाइम पीरियड, फिर था ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो ये 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करने वाला का नाम क्या है, जेम्स मिल। और इन्होंने लिखा है, तो ये तो समझ में आ गया कि पहले किसका शासन था, जो भी इंडिया में राजा बने, जो भी रूलर बने, वो कौन थे, सब मेनली जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। उसके बाद जो बीच का टाइम पीरियड आता है 8th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी तक, इस बीच में टोटल जो रूलर हुए मुस्लिम हुए, इसलिए बीच वाले को क्या बोलते हैं, मुस्लिम टाइम पीरियड बोलते हैं। और 18th सेंचुरी के बाद इंडिया में जो आया, कौन आया, ब्रिटिश, इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश का रहता है। तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, क्लियर हो गया। इसके बाद नाम आता है कि जेम्स मिल, कोई भी जेम्स मिल को छोड़ दीजिए, आप अपने में लिखिए कि जब भी कहीं कुछ बोलने की बारी आएगी तो अपने बारे में बुराई करेंगे, बिल्कुल नहीं। अपने बारे में कभी खराब कहेंगे, बिल्कुल नहीं। जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, सरकार बनेगी, तो उस टाइम की जो भी घटनाएं होंगी तो अपने बारे में बुराई कभी करवाएगी नहीं। अब जेम्स मिल की उस टाइम 1817 की बात कर रहे हैं, डेट क्या है यहाँ पर देखिए, डेट यहाँ पर है 1817। तो 1817 यहाँ पे कौन था, ब्रिटिश था यहाँ पे, तो ये ब्रिटिश था। अब ब्रिटिश के टाइम पीरियड में हिस्ट्री लिखा जा रहा था। कब लिखा गया, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में हिस्ट्री लिखा गया। तो ब्रिटिश अपने बारे में क्या बताया, सुपीरियर। जेम्स मिल थे, जेम्स मिल का कहना था कि जो इंडियन है वो क्या है, अनसिविलाइज्ड है। इंडियन क्या है, अनसिविलाइज्ड। इंडियन अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, अनपढ़ है, जाहिल है। क्या है, अनपढ़, जाहिल है, अनसिविलाइज्ड है इंडियन। तो जब इंडियन अनसिविलाइज्ड है तो इंडियन को जो सिविलाइज्ड बनाए, तो किसके द्वारा सिविलाइज्ड बनाया गया, ब्रिटिश के द्वारा, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। मैं नहीं कह रहा हूँ, जेम्स मिल के अनुसार जो इंडियन को सिविलाइज्ड बनाया गया वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया। ब्रिटिश के आने से पहले क्या थे, सब जाहिल थे, सब अनपढ़ थे, सब मतलब कि इसको बोलते हैं देसी, जिसको बोलते हैं लोग गांव की भाषा में बोलते हैं देसी, पूरा एकदम से देसी हो गया है। यानी कि स्टैंडर्ड जो लिविंग सब ये सब नहीं था अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। वो सोचते थे कि जो ब्रिटिश है ये राजा है और जो इंडियन है इसमें राजा बनने की क्वालिटी नहीं है, यानी कि ये एक जस्ट लाइक स्लेव है, एक गुलाम है और इसको गुलाम बना करके ही रखा ना चाहिए। जेम्स मिल कहते हैं कि एजुकेशन ब्रिटिश के आने के बाद बहुत अधिक मात्रा में फैला, डेवलप हुआ, लोग इंग्लिश बोलना सीख गए। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो अनपढ़ है, लेकिन जेम्स मिल का मानना क्या था कि सभी क्या अभी भी बोलते हैं इंग्लिश बोलना आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर क्या है, नहीं, इसी बात नहीं है। इंग्लिश जरूरी नहीं कि इंग्लिश बोलना है आना चाहिए, बाकी तो भी और लैंग्वेज है। तो वो ब्रिटिश जब जेम्स मिल बोलते हैं कि ब्रिटिश आया तो इंडियन क्या हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, डेवलप्ड किया, तो अपने आप को क्या बनाया, जेम्स मिल जो अपने आप को ब्रिटिशर्स को सुपीरियर बताया है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियंस। तो ये था जेम्स मिल के अनुसार से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू रिलीजन ऑफ रूलर्स। लेकिन ये जो इसके बाद की बात करते हैं कि जो और भी हिस्टोरियंस थे, एक्चुअल में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो एक्चुअल में किस आधार पर डिवाइड किया है, तो टाइम फ्रेम किया गया है, तो वो क्या है, वो है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट पीरियड या एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल पीरियड या मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। अभी एंशिएंट पीरियड जो है, एंशिएंट पीरियड जो है मेनली इंडिया को पढ़ना है, तो वर्ल्ड के बारे में नहीं। वर्ल्ड का टाइम फ्रेम जो है, जो टाइम पीरियड है वो इंडिया से डिफर हो जाता है। इंडिया का क्या है कि 8th सेंचुरी तक, 8th सेंचुरी तक क्या होता है कि 8th सेंचुरी के पहले तक क्या मानते हैं हम लोग, इससे पहले ये 8th सेंचुरी एडी, 8th सेंचुरी
एडी से पहले क्या मानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। और 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, एडी 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी एडी तक इसको क्या मानते हैं, मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया। और 18th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है अब तक मतलब क्या हो गया, इधर तो फिर जनरली हम लोग इंडिया में आज़ादी के बाद 1947 के बाद जनरली हम लोग पढ़ते हैं सिविक्स में, तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कहाँ है, हिस्ट्री में जनरली इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो 1947 तक पढ़ते हैं। कब तक पढ़ते हैं, 1947 तक पढ़ते हैं। लेकिन अब तक भी माना था कि जो भी अब तक घटनाएं घटी है सब मॉडर्न हिस्ट्री में ही आई। अब जो मिडाइवल पीरियड है इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, मिडाइवल पीरियड को 2 पार्ट में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री। और ये अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो मिडाइवल को हम लोग बोलते हैं अर्ली मिडाइवल पीरियड, अर्ली मिडाइवल। और क्या बोलते हैं, अर्ली मिडाइवल के बाद क्या बोलते हैं, दूसरा है लेटर मिडाइवल पीरियड। अब अर्ली मिडाइवल पीरियड का टाइम क्या है, अर्ली मिडाइवल पीरियड का हम लोग टाइम पीरियड मानते हैं 8 से 12 सेंचुरी तक, 8 से 12 सेंचुरी एडी तक। और इधर क्या मानते हैं 12 से लेकर के 18 तक। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 से लेकर के 18 तक, यानी कि 12 तक मान लिया तो 12 तक इधर आ गया, इधर कर देते हैं 13 तक। ये क्या हो गया, 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक मिडाइवल इंडिया में, अर्ली मिडाइवल। और जो लेटर मिडाइवल है 13th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक। अब एक दिमाग में माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये हम एडी लिख रहे हैं, एडी क्या है, लास्ट क्लास में पढ़े लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि ये क्या है, कि आप लोग सभी लोग जानते हैं ये 0 है, इसके इधर हम जाते हैं तो क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि 1 2 तो हम 100 ले रहे हैं, 1 2 3 100 200 ऐसे क्या होगा, इस लाइन पे आएगा, इधर आएंगे राइट साइड तो 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 2000 एटसेट्रा 2000 एटसेट्रा। इधर आएगा तो माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में, यानी कि इधर जब जाते हैं तो क्या होता है उल्टा जाता है, यानी कि काउंटिंग कहाँ से करते हैं तो इधर रिवर्स काउंटिंग होता है। यदि हम यहाँ पर लिए कि -2000, क्या लिए -2000, तो इधर क्या होगा -1900 होगा, फिर ऐसे क्या होगा यहाँ पर 200 घटते आएगा, इधर से क्या आ रहा है घटते आ रहा है। लेकिन हम 0 से बढ़ना शुरू करें लेफ्ट के साइड तो क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो ये 0 को मानते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्या मानते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ 0 मान लेते हैं। तो इस टाइम क्या हुआ था, क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और इससे पहले जहाँ पर रिवर्स काउंटिंग होती है, जैसे बोलते हैं क्या कि बोलते हैं कि मान लो कि 500 यहाँ पर लिखे हम BC, यहाँ पर लिखे 400 BC, तो अब इसमें ज़्यादा कौन होगा, तो यदि इसको हटा दे तो ज़्यादा 500 होगा, लेकिन BC लिख रहे हैं तो क्या होगा, पहले ये होगा बाद में ये होगा, क्या होगा बाद में, पहले क्या आएगा, यदि हम BC हटा दिए तो पहले आएगा 400, फिर बाद में आएगा 500, लेकिन BC लगा दिए तो पहले 500 तब 400। BC मतलब रिवर्स काउंटिंग होती थी। और ये BC का मतलब क्या होता है, तो आप लोग माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे होंगे। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से, बर्थ से पहले। कहीं पर लिखा होता है BCE, तो क्या होता है बिफोर क्राइस्ट इरा। और उसके बाद होता है AD, तो AD मतलब क्या होता है, AD हो गया जैसे कि आफ्टर क्राइस्ट लेते हैं हम लोग, तो आफ्टर क्राइस्ट को लिखते हैं AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, AD का मतलब क्या होता है एन्नो डोमिनी। तो ये पूरा था टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो आज मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या होता है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहता है क्लू और एविडेंस, बोलते हैं जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करने का सोर्स क्या है, अभी लॉकडाउन है
तो लॉकडाउन के दौरान व्हाट इज सोर्स ऑफ योर स्टडी, तो क्या बोलते हैं, यूट्यूब बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं, ये सब माध्यम हो गया, सोर्स हो गया जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सेम केस में हिस्ट्री लिखा जाता है किस आधार पे, तो कोई भी क्लू और एविडेंस जिसके आधार पे कहता है द क्लू एंड एविडेंस ऑन व्हिच बेसिस हिस्ट्री इज रिटेन इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये दो टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।